नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 11 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के पटना स्थित घर पहुंचकर सबको चौंका दिया। यह मुलाकात बिना पूर्व सूचना के हुई, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। नीतीश के साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी, अशोक चौधरी और दीपक कुमार भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन सूत्रों के अनुसार मुख्य वजह चुनावी रणनीति है। जेडीयू अध्यक्ष और एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार पल पल की मतदान स्थिति, बूथ स्तर की समस्याओं और कमजोर सीटों पर फीडबैक ले रहे थे। लल्लन सिंह, जो केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं, नीतीश के भरोसेमंद साथी और एनडीए के प्रमुख प्रचारक रहे हैं, लेकिन इधर दोनों के बीच दूरी भी दिखाई दी। लल्लन सिंह ने हाल ही में बयान दिया था कि बिहार के अगले सीएम का चुनाव विधायक करेंगे। इसी तरह का बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया था, लेकिन बाद में बीजेपी अपना स्टैंड से पीछे हट गई और उसने वोटिंग के सेकंड फेज से ठीक 2 दिन पहले कहना शुरू किया कि नीतीश ही एनडीए का सीएम चेहरा है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग जारी है और नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं। बिहार में जारी सेकंड फेज की वोटिंग के बीच आरजेडी ने आरोप लगाया है कि इमामगंज विधानसभा के बूथ नंबर 78 और 79 पर अंतरा और मीना नाम की जीविका सीएम दीदी विकलांग बुजुर्ग महिलाओं को असिस्ट करने के बहाने बूथ के अंदर और कई बार वोटिंग कंपार्टमेंट तक भी जाकर कड़ाही पे वोट डालने के लिए दबाव डाल रही हैं। मतदाताओं को यह दोनों बोल रहे हैं कि हमें सरकार की तरफ से भेजा गया है, कड़ाही पर ही वोट डालो, नहीं तो मतदाता के लिए सभी सरकारी योजना बंद करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा 227 इमामगंज विधानसभा के बूथ नंबर 60 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद पोलिंग कंपार्टमेंट में जाकर मतदाताओं पर दबाव डालकर वोट डलवा रहे हैं। कई बार मतदाता से पहले खुद ही बटन दबा दे रहे हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दूसरे चरण की वोटिंग पर कहा है कि बिहार के मतदाताओं ने प्रथम चरण में दिखाया है कि आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान हुआ। आज चुनाव आयोग का जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार प्रथम चरण से भी अधिक मतदान हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आज 65% से ज्यादा लोग मतदान करेंगे और नया रिकॉर्ड बनेगा। ये मतदान बिहार में बेहतरी के लिए है, बिहार में बदलाव के लिए है। 14 तारीख के बाद बिहार में ऐसी व्यवस्था बने कि बिहार के किसी युवा को 10 से 12 हजार के लिए बिहार को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। इस बात के लिए वोटिंग हो रही है। जो लोग चुनाव में शामिल होते हैं उनके आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं। हम लोगों का विश्वास है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए भीषण विस्फोट मामले में पुलिस ने कार के मालिक मोहम्मद सलमान को हरियाणा के गुरुग्राम से हिरासत में लिया है। यह वही हुंडई i20 कार है जिसमें धमाका हुआ था। पुलिस के अनुसार सलमान ने यह कार ओखला के देवेंद्र नामक व्यक्ति को बेची थी, जिसने बाद में से अंबाला में किसी और को बेच दिया। अब पुलिस इस चेन में शामिल सभी लोगों का पता लगा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कार में 3 लोग सवार थे और उनके शरीर पर छर्रों के निशान नहीं मिले, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि यह बम धमाका था या किसी अन्य वजह से विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि यह घटना दुखद है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, क्योंकि यह घटना भारत की राजधानी दिल्ली में हुई है। इसीलिए सरकार को इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और दोषियों की पहचान की जानी चाहिए। अगर कोई साजिश है तो उसे भी सामने लाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। 1 दिसंबर से लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुलाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम और विपक्ष मिलकर इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और सरकार इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया देगी और विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगी। फिलहाल हम इस संबंध में अपनी संवेदना और चिंता व्यक्त करते हैं। दिल्ली धमाके को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत को एक सक्षम गृह मंत्री की जरूरत है, न कि एक फुल टाइम नफरत फैलाने वाले मंत्री की। क्या यह अमित शाह की ड्यूटी नहीं है कि वे हमारी सीमाओं और हमारे शहरों दोनों की रक्षा करें? वह हर मोर्चे पर इतनी बुरी तरह विफल क्यों हो रहे हैं? वहीं बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि गृह मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया है
और इस संबंध में बैठक भी की जा रही है। इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे की वजह पता की जाए। सभी एजेंसियां जांच कर रही हैं और जब तक कोई रिपोर्ट न आए तब तक विपक्ष के लोगों को कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लाल किला विस्फोट में 13 लोगों की मौत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी और देश भर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। पीटीआई के अनुसार बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो निदेशक तपन टेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश कोलचा और एनआईए प्रमुख सदानंद वसंत दाते मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात भी वर्चुअल रूप से जुड़े। बैठक में अधिकारियों ने विस्फोट के बाद की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट दी। शाह ने कहा कि शीर्ष जांच एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिन के दौरे पर भूटान पहुंचे, जहां भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भूटान पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भूटान पहुंच गया हूं। स्वागत के लिए प्रधानमंत्री तोब्गे का आभारी हूं। यह यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के गहरे संबंधों को दर्शाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनका यह दौरा भारत और भूटान के घनिष्ठ रिश्तों को और मजबूत करेगा और आपसी साझेदारी को नई दिशा देगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के लाल किले में हुए कार विस्फोट के बीच प्रधानमंत्री मोदी के भूटान दौरे को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि आग लगे बस्ती में मोदी अपनी मस्ती में, देश पेन में मोदी प्लेन में। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी पर आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने निकल पड़े। गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। देश कब तक ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बर्दाश्त करेगा। भूटान पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली धमाके के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि वो बहुत भारी मन से भूटान आए हैं। उन्होंने कहा कि कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चल रहा था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए विस्फोट के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये जानकारी डीसीपी नॉर्थ राजा बांटिया ने दी। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूएपीए विस्फोटक अधिनियम और पीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जांच चल रही है और जरूरी सबूत जुटाए जा रहे हैं। जांच में कुछ तथ्य सामने आने के बाद उसकी जानकारी दी जाएगी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार में दूसरे चरण के लिए जारी वोटिंग के बीच आरोप लगाया है कि पोलिंग बूथ संख्या 49 और 45 पर लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैंने डीएम से बात की है। अभी जो हालात हैं वो गलत हैं। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को बनाए रखें। मुझे बस इतना पता है कि सीमांचल और कोसी जिसके साथ खड़े होंगे वही सरकार बनाएगा। दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए धमाके को लेकर पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा कि शाह को चोरी और चुनाव प्रबंधन मंत्रालय का प्रभार संभालना चाहिए, क्योंकि उन्हें केवल चुनावों में दिलचस्पी है। उन्होंने सवाल उठाया कि धमाके जैसी बड़ी घटना के बाद भी गृह मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। पप्पू यादव ने कहा कि देश उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। पुलवामा से लेकर पहलगाम तक दर्जनों हमले हुए, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं ली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ नफरत और फूट फैलाने का काम कर रही है और अब भारत का कोई पड़ोसी देश उसके साथ नहीं है। इस बीच धमाके की जांच में दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज और दरियागंज के होटलों में रात भर छापेमारी की। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने लगभग 200 कर्मियों को सीसीटीवी फुटेज की जांच में लगाया है। सूत्रों के अनुसार धमाके में इस्तेमाल की गई i-20 कार हरियाणा से दिल्ली में दाखिल हुई थी और फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर उमर नामक व्यक्ति के उसमें होने का संदेह है। मृतक की पहचान डीएनए जांच के बाद की जाएगी। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने उनके पति और अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर चल रही खबरों पर नाराजगी जताई है। दरअसल धर्मेंद्र इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें लेकर कुछ ऐसी खबरें चलाई गई जिनका हेमा मालिनी ने खंडन किया है। हेमा मालिनी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि जो हो रहा है उसे माफ नहीं किया जा सकता। जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जिस पर इलाज का असर दिख रहा है और वह ठीक हो रहा है। उन्होंने लिखा कि यह बेहद अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उसकी प्रिवेसी का सम्मान करें।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही भारत पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ को कम करेगा और दोनों देश एक उचित व्यापार समझौते के करीब हैं। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि भारत पर रूसी तेल व्यापार के कारण भारी टैरिफ लगाए गए थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीद काफी हद तक रोक दी है। ट्रंप ने कहा कि हम टैरिफ कम करेंगे, किसी समय हम उन्हें कम करेंगे। हम भारत के साथ एक ऐसा समझौता कर रहे हैं जो पहले के समझौतों से अलग और सभी के लिए बेहतर होगा। यह बयान उस समय आया है जब कुछ महीने पहले ट्रंप ने भारतीय आयातों पर टैरिफ दोगुना कर 50% कर दिया था। यह कदम रूस पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया था। उन्होंने कहा कि अब दोनों देशों के बीच वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी इस समझौते को संतुलित और लाभदायक बताया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। मंगलवार को प्रदूषण स्तर बढ़कर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया, जिसके बाद अधिकारियों ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 425 दर्ज किया गया, जो सोमवार के 362 से कहीं अधिक है। बवाना में AQI 462, वजीरपुर में 460 और मुंडका व पंजाबी बाग में 452 दर्ज किया गया। ग्रैप 3 लागू होने के बाद गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों के चलाने पर रोक लगाई गई है। स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई है और निजी कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड व्यवस्था अपनाने की सलाह दी गई है। हालांकि रेलवे, मेट्रो, रक्षा, स्वास्थ्य और सफाई से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी गई है, बशर्ते वे धूल नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियमों का पालन करें। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.